record the class and share whiteboard. So in this class we will talk about whom? In this class we will talk about John Milton. John, John, then Milton, Milton. If I talk about जॉन मिल्टन then remember that कि उनका जो पैदाइश है 1608 ईस्वी में है, जो उनकी जो मौत हुई है 1674 में. So you will get this particular part कि in today's class जो आज के आथर है, आज के आथर में हम लोग किसको बात कर रहे हैं? जॉन मिल्टन को लेके बात कर रहे हैं. जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन 1608, 1608 ईस्वी में पैदा हुए हैं. ही डाइड इन विच ईयर? ही डाइड इन 1674 और 1674 ईस्वी में उनकी मौत हुई है. इसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी किसी भी राइटर को हम पढ़ते हैं तो वी शुड नो कि वेयर वाज ही बॉर्न. तो हमें ये पता होना चाहिए कि ही वाज बॉर्न ब्रेड स्ट्रीट, BREAD, ब्रेड स्ट्रीट. उसके बाद चीप साइड लंदन, ये उस जगह का नाम है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था. इसका मतलब लंदन में उनका जन्म हुआ था, लेकिन लंदन में जहाँ पे जन्म हुआ था वह क्या रहा है? ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड लंदन. तो एक जो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जॉन मिल्टन वाज बोर्न 1608 ईस्वी में और ही डाइड इन 1674, 1674 में उनकी मौत होती है. और वो कहाँ पे पैदा हुए थे? ही वाज बोर्न ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड लंदन में उनका जन्म होता है. उसके बाद और भी ये चीजें है ये कि ही वाज बोर्न इन 1608, डाइड इन 1679. बट द सेकेंड पॉइंट विच वी हैव टू रिमेम्बर अबाउट दिस मैन इज, सेकेंड पॉइंट इस उनके बारे में है कि उनके जो फादर थे उनका भी नाम था जॉन मिल्टन, मतलब सीनियर जॉन मिल्टन. सीनियर, सीनियर, SENIOR, सीनियर जॉन, जॉन मिल्टन वॉज हिज फादर. सीनियर जॉन मिल्टन वॉज हिज फादर. FATHER. जो सीनियर जॉन मिल्टन थे वो उनके फादर थे. तो सीनियर जॉन मिल्टन वॉज हिज फादर. और सीनियर जॉन मिल्टन वॉज हिज फादर, इसमें आप देखेंगे कि वो जो थे क्या थे कि एक एक अपना कहीं ना कहीं उनका अपना एक रिपुटेशन था, नेम और फेम था. ऑल दीस थिंग्स यू विल कम टू नो. किसी न किसी व्यवसाय से वो जिससे भी जुड़े हुए थे. इसके अलावा जो है हमें ये ध्यान में रखना है कि जॉन मिल्टन जो है इनका अपना जो अर्ली एजुकेशन हुआ था, सॉरी इनकी जो मदर थी उनका नाम था सैराह जेफरी. SARAH, सैराह जेफरी, JEFFREY was his मदर. देन यू विल कम टू नो कि सीनियर जॉन मिल्टन उनके फादर का नाम था सीनियर जॉन मिल्टन वॉज हिज फादर. और दूसरा चीज आप क्या देखेंगे? सैराह, SARAH, सैराह जेफरी, JEFFREY, सैराह जेफरी वॉज हिज मदर. सैराह जेफरी उनकी माँ का नाम था. गुड इवनिंग. या आथर से, आथर का मैडम, आथर का. या आफ्टर शेक्सपियर वी हैव टू राइट, आफ्टर शेक्सपियर वी हैव टू राइट, आफ्टर शेक्सपियर वी हैव टू राइट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट की जो मिल्टन के पेरेंट्स थे जो है वो उनका विश्वास किसमें था? कैथोलिक में था जो है. तो यू विल कम टू नो कि पहले शुरू में कैथोलिक में थे, बाद में उनका अपना जो था विश्वास जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट में भी आते हैं. तो वी फाइंड कि थोड़ा सा कैथोलिक में, कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट में इस तरह का पॉइंट उसमें आता है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट हियर कि
जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन 1608, 1608 ईस्वी में पैदा हुए। ही डाइड इन 1674, 1674 में उनकी मौत हुई है। जहां पे वो पैदा हुए हैं जो है, वो ब्रड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, वो जगह का नाम रहा है। उनके फादर का नाम जो क्या था, सीनियर जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन उनका भी नाम था, लेकिन उनके नाम के आगे सीनियर वर्ड यूज कर दिया जाता है। ही वॉज हिज फादर। माँ का क्या नाम था, सैरा जेफरी था। एंड यू विल कम टू नो कि इन सब चीजों को लेने के बाद द पर्टिकुलर थिंग विच यू हैव टू टू रिमेम्बर, दैट इज व्हाट कि जो जॉन मिल्टन रहे हैं, जॉन मिल्टन का अपना जो एजुकेशन है, या इसके अलावा हमें उसको लेकर के बात करना पड़ेगा कि उनकी जो एजुकेशन, जो उनका अपना मैट्रिकुलेशन था, मैट्रिकुलेशन के अलावा या उनका जो अर्ली एजुकेशन था वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो जॉन मिल्टन का जो मैट्रिकुलेशन था वो सेंट पॉल स्कूल से हुआ था, सेंट पॉल स्कूल एंड क्रिस्ट कॉलेज। ही ही गॉट अर्ली एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन, he got early education, he got early education from St. Paul School, from St. Paul School। उनका जो अर्ली एजुकेशन था वो कहाँ से था, सेंट पॉल स्कूल से था। तो रिमेम्बर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन में मैंने एक पॉइंट ये बताया कि जॉन मिल्टन का जो अर्ली एजुकेशन था वो कहाँ से हुआ था, सेंट पॉल स्कूल से हुआ है। लेकिन उनका जो ग्रेजुएशन है, या उनकी जो यूजी और पीजी इस तरह की चीजें आप पाएंगे, तो वो जो है कहाँ पे रहा था, क्रिस्ट कॉलेज। और उनका जो ग्रेजुएशन था कि ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम क्रिस्ट कॉलेज, ही डिड हिज ग्रेजुएशन, he did his graduation from क्रिस्ट कॉलेज, क्रिस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है कि जो लोग भी हो प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सो आई एम टेलिंग यू, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जो जॉन मिल्टन रहे हैं, उनका जो अर्ली की एजुकेशन हुआ वो सेंट पॉल स्कूल से हुआ। जो ग्रेजुएशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, क्रिस्ट कॉलेज से हुआ है। और क्रिस्ट कॉलेज किसका हिस्सा रहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, दैट इज द पार्ट ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। दिस इज अ रिमार्केबल पॉइंट। सेंट पॉल स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, माता का नाम सैरा जेफरी, फादर का नाम सीनियर जॉन मिल्टन। और उसके बाद जो है कहाँ पैदा हुए, क्या कहते हैं कि ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन। ये सब एक कॉमन पॉइंट है जो उनका बायोग्राफिकल स्टडी में आपको आता है। बाकी मैंने आपको ये बताया कि ही वॉज बॉर्न इन 1608, डाइड इन 1674। किस एज से बिलोंग करते हैं, प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। प्यूरिटन एज का डेट क्या है, वो 1625 से 1660 तक कवर करता है। फिर उस पार्टिकुलर एज में आप देखेंगे उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक आपका कैरोलिन एज है जो 1625 से 1649 तक रहा है। दूसरा आपका कौन सा था, आपका कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660। देन आई टोल्ड यू कि और क्या घटना हुई थी। 1642 में सिविल वार की शुरुआत होती है। 1642 में थिएटर को बैन कर दिया जाता है। 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद चार्ल्स सेकेंड इंग्लैंड से फ्रांस चले जाते हैं। और 1649 में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या के बाद ओलिवर क्रामवेल पार में आते हैं और वो 1658 तक रहते हैं। 1658 में उनकी मौत आती है, तो फिर रिचर्ड क्रामवेल आते हैं 58 से 60 तक। फिर उनकी मौत के बाद जो है चार्ल्स सेकेंड की वापसी 1660 ईस्वी में होती है, तो उस एज को हम रेस्टोरेशन एज के नाम से। तो ये सब पॉलिटिकल इवेंट्स रहा है उनके समय में जो हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1643 ईस्वी में प्रेस पर भी बैन लगाया गया था। तो प्रेस पे जो बैन लगाया गया था उसके खिलाफ मिल्टन ने आवाज उठाई और एक
उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम था एरियोपैजिटिका, वो 1644 ईस्वी में आई हुई थी। सो यू विल कम टू ना, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सेंट पॉल स्कूल, तो ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया कहाँ से? अपना ग्रेजुएशन किया था क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। एक और भी चीजें अगर आप देखेंगे कि जो है ये सब चीजें करने के बाद 1629 ईस्वी में उन्होंने बीए की डिग्री ली है, 1632 ईस्वी में उन्होंने एमए किया। तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। इन 1629 ही डिड बीए एंड इन 1632 he completed एमए। ही कंप्लीटेड एमए। तो दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और जब मिल्टन का अपना कॉलेज टाइम चल रहा था या कॉलेज में, तो कई चीजों से उनको टाइटल का नाम दिया गया था। उसमें से एक टाइटल था या उनको लोग जानते थे तमाम तमाम तरह के नामों से। तो एक चीज उनको ये था कि हिज हिज फ्रेंड्स हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम कॉल्ड हिम लेडी ऑफ क्रिस्ट। लेडी ऑफ क्रिस्ट, CHRIST। उनके फ्रेंड ने उनको क्या कहा? लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा, बिकॉज ही हैज ही हैड कर्ली हेयर। कर्ली हेयर, ये क्वेश्चन उस दिन भी आप लोग पूछ रहे थे क्यों कहा गया, तो उनके फ्रेंड्स ने उनको क्या कहा था? लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा था, LADY, लेडी ऑफ क्रिस्ट, बिकॉज ही हैड कर्ली हेयर। उनके जो बाल थे घुंघराले थे, और साथ ही साथ क्या था? शाई नेचर, SHY, शाई नेचर एंड शाई नेचर एंड कर्ली हेयर था, शाई नेचर था। और एक और चीज आप देखेंगे जो वहां से उनका होता, दैट वाज व्हाट की वुमेनिस वुमेनिस वुमेनिश बिहेवियर, BEHAVIOUR। सो यू विल कम टू नो या यू विल फाइंड दीज थिंग्स की इनमें ये सब चीजें रही हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो, स्पेशली जॉन मिल्टन, तो एक टाइटल उनको ये दिया गया था कि ही हैज बीन एड्रेस्ड एज लेडी ऑफ क्रिस्ट। तो उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट क्यों कहा गया, ये जानना जरूरी था। तो उसमें ये चीज बताया गया। इसके अलावा ही इज आल्सो नोन एज belated, BELATED, belated एलिजाबेथन पोएट। उनको हम belated एलिजाबेथन पोएट कहते हैं, क्यों? belated एलिजाबेथन पोएट, ये सब चीजें जो है इसको, इस टाइटल को सिंगल इन्वर्टेड कामा में रखना है। जैसे लेडी ऑफ क्रिस्ट जो टाइटल है, belated एलिजाबेथन जो टाइटल है, वी हैव टू कीप इट इन सिंगल इन्वर्टेड कामा। तो he is also known as belated Elizabethan poet, belated Elizabethan poet, because of his interest in music, because of his interest, INTEREST, because of his interest in म्यूजिक। उनका जो है म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इस वजह से उनको ये कहा गया, बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन म्यूजिक। नेक्स्ट पॉइंट करके
In his works, we find the impact of both the Renaissance, RENAISSANCE, both the Renaissance and Reformation. रिफॉर्मेशन उनके वर्क में हमें दो तरह की चीजें देखने को मिलती, इम्पैक्ट रिनेशा का भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और जो है रिफॉर्मेशन का भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इन हिज वर्क्स वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ बोथ रिनेशा एंड रिफॉर्मेशन मूवमेंट 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 नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड, much influenced. He was much influenced by Latin poet Virgil, by Latin poet Virgil, comma English poet Spenser. English poet Spenser. SPENCER। एक चीज बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, वह क्या है कि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन पोएट वर्जिल। उनका जो ज्यादातर जो प्रभाव उनके ऊपर था, इसका था लैटिन पोएट वर्जिल का, क्योंकि वर्जिल का जो पहला लिटरेरी एपिक है जिसका नाम था एनीड, उस एनीड को उन्होंने जो है पैराडाइज लास्ट को लिखने में एक तरह से उन्होंने उसको कॉपी किया, उसकी स्टाइल को। तो एक चीज ध्यान में रखना कि ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिन पोएट वर्जिल, इंग्लिश पोएट स्पेंसर, और इंग्लिश पोएट स्पेंसर का के ऊपर प्रभाव उनके ऊपर देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना है, फ्रॉम वर्जिल ही टुक द कॉन्सेप्ट हाउ टू राइट लिटरेरी एपिक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्जिल से उन्होंने ये पॉइंट लिया कि हमें एपिक कैसे लिखना चाहिए। कौन सा एपिक उन्होंने लिखा हुआ था? लिटरेरी एपिक। तो फ्रॉम वर्जिल ही टुक द कॉन्सेप्ट, वर्जिल से उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया है हाउ टू राइट लिटरेरी एपिक, लिटरेरी एपिक को कैसे लिखा जाए। ही फॉलोड ही फॉलोड ए नीड, वर्जिल का वर्क है AENEID, ही फॉलोड ए नीड, या ए नीड, या ही फॉलोड ए नीड, क्या ही इमिटेटेड ए नीड अगर कहा जाए, या ही फॉलोड ए नीड, जो ए नीड, जो कि ए नीड क्या है, ए नीड उसके बाद कामा करके लिखेगा फर्स्ट लिटरेरी एपिक। ये मैं ए नीड के बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लिटरेरी एपिक, फर्स्ट लिटरेरी एपिक इन राइटिंग पैराडाइज लास्ट, इन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लास्ट जो है, जो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे ग्रेट एपिक माना जाता है, उसको लिखने के लिए उन्होंने जिसको फॉलो किया वो क्या है? वर्जिल का एनीड है, उन्होंने उसको फॉलो किया हुआ है। दूसरा एक पॉइंट जो और जरूरी हमें जानना कि फ्रॉम एडमंड स्पेंसर, EDMUND, एडमंड स्पेंसर, SPENCER, he took the pictorial style, he took the pictorial style, pictorial style
उन्होंने एडमंड स्पेंसर से कौन सी स्टाइल लिया है? पिक्टोरियल स्टाइल लिया। तो पिक्टोरियल स्टाइल का जो इम्पैक्ट है वह कहाँ से देखा जा सकता है? वह जो है एडमंड स्पेंसर से देखा जा सकता है कि एडमंड स्पेंसर से उन्होंने लिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट करके, फ्रॉम फ्रॉम दांते एंड पेट्रार्च from Dante and Petrarch, he he took he took the concept of from Dante and Petrarch he took the concept of humanism. दांते से और पेट्रार्च से उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया, कौन सा कॉन्सेप्ट लिया? ह्यूमनिज्म का। फ्रॉम दांते एंड पेट्रार्च ही टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। फ्रॉम दांते एंड पेट्रार्च ही टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म। उन्होंने ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट लिया। फ्रॉम दांते एंड पेट्रार्च he took the concept of comma humanism comma cult of beauty cult of beauty cult of beauty। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट करके, ही also followed Petrarchan model of sonnet Petrarchan model of sonnet having octave and sestet having octave having octave and sestet। सो यू विल कम टू नो कि उन्होंने जो फॉलो किया, ही आल्सो फॉलोड, उन्होंने फॉलो किया, किसको फॉलो किया? पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट को उन्होंने फॉलो किया है। ही फॉलोड पेट्रार्चन मॉडल ऑफ ही आल्सो फॉलोड पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट हैविंग ऑक्टेव एंड सेस्टेट। उन्होंने उसमें क्या चीज लाया हुआ है? ऑक्टेव को लाया हुआ, और क्या लाया हुआ है? सेस्टेट को लाया हुआ है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, उन्होंने अपने अपने सोनेट में किसको फॉलो किया? पेट्रार्च को फॉलो किया। और जो पेट्रार्च थे वो भी अपने सोनेट में क्या लाते थे? ऑक्टेव और सेस्टेट को। बाकी आपको पता है कि ऑक्टेव 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट 6 लाइन स्टैंजा। जो ऑक्टेव होता है, उस ऑक्टेव में जो है उसका जो राइम स्कीम होगा ए बी बी ए सेस्टेट का सी डी या कभी समटाइम्स सी डी सी। तो उनका अगर ऑन हिज ब्लाइंडनेस आप उठा के देखेंगे तो लगभग इसी पैटर्न पर चलता है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ही फॉलोड व्हाट ही आल्सो फॉलोड पेट्रार्चन मॉडल ऑफ सोनेट हैविंग ऑक्टेव एंड सेस्टेट, जो भी उन्होंने सोनेट लिखा हुआ है मिल्टन ने। इसके अलावा जो है उनके अपने जो है वर्क में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म यू फाइंड। और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म जो आपको देखने को मिलेगा, ये चीज कहाँ से देखने को मिलेगा? मैकियावेलीज प्रिंस से जो है। तो यू कैन जस्ट राइट हियर कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म dualism he took from political thinker Thinkers political thinker Machiavelli Machiave हम मैकियावेली मैकियावेली से उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म लिखा, जो मैकियावेली ने अपनी बुक द प्रिंस में बात किया हुआ है। उसमें आप देखेंगे तो आपके ऊपर ऐसा नहीं कि मिल्टन जो है, मिल्टन अगर बने या इतने बड़े राइटर बने
तो अचानक आ गए। सब उनके ऊपर किसी न किसी बहुत सारे राइटर्स का, बहुत सारे लोगों का इम्पैक्ट रहा है, प्रभाव रहा है। उस इम्पैक्ट को, उस प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं या उसे हम देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म ही टुक फ्रॉम पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली। मैकियावेली से वहां से आता है जो है। जो नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू दैट इज, नेक्स्ट पॉइंट करके रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट, रिफॉर्मेशन मूवमेंट ब्रॉट द concept of morality, comma, goodness and virtue। रिफॉर्मेशन मूवमेंट ब्रॉड, BROUGHT होना चाहिए यहाँ पे, ब्रॉड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, गुडनेस एंड वर्च्यू। वन कैन सी इट, वन कैन सी इट इन द वर्क्स ऑफ मिल्टन, इन द वर्क्स ऑफ मिल्टन। अगर आप देखेंगे तो हमने ये सब आपसे बात किया था और ये चीजें वहां पर रही हैं। जब मैंने आपसे बात किया था कि मिल्टन के वर्क में हम इन सब चीजों को देखते हैं या मिल्टन के वर्क में हम इन सब चीजों को पाते हैं, तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, व्हाट डिड आई टेल यू, आई जस्ट टोल्ड यू कि दीज थिंग्स आर अवेलेबल देयर। रिफॉर्मेशन भी है, रिनेशा भी है, और इन लोगों का इम्पैक्ट रहा है। इन सब चीजों को हम लोगों ने वहां पे देखा हुआ है। इसके अलावा जो है हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि 1600, ये तो उनके ऊपर आई जस्ट टोल्ड यू कि किसका किसका इम्पैक्ट था या और क्या क्या चीजें रही हैं। तो एक जगह पे मैंने आपको बताया दांते का इम्पैक्ट कैसे था, उसके पेट्रार्च का इम्पैक्ट कैसे था, शेक्सपियर या जो भी एलिजाबेथन पोएट थे उनका इम्पैक्ट, रिनेशा का इम्पैक्ट, रिफॉर्मेशन का इम्पैक्ट, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी उसमें रहा है। लैटिन लैंग्वेज बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया हुआ है, लैटिन वर्ड्स का भी उन्होंने यूज किया हुआ है। एक और चीज जो ध्यान में रखना है कि 1629 ईस्वी में उन्हें जो है यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाता है। कारण ये है कि उन्होंने बेन जॉनसन को लेके लेके काफी ज्यादा बहस हुई थी, वहां के प्रोफेसर थे। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा कि इन 1629 he was expelled from the university, he was expelled from the university, university due to his quarrel, due to his quarrel, QUARREL, due to his quarrel with his teacher, with his teacher taking a discussion on Ben Johnson, taking TAKING, taking a discussion, DISCUSSION, discussion on Ben Johnson। सो यू विल कम टू नो कि 1629 ईस्वी में ही वाज एक्सपेल्ड, उनको बाहर कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। किससे निकाल दिया गया था? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से। ड्यू टू हिज क्वेरल, उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था विद हिज टीचर, अपने टीचर के साथ। और किसके ऊपर बहस चल रही थी? बेन जॉनसन के ऊपर। तो उस पर जो है उनको जो है वहां से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू दैट इज, जी, जी,
वो जो बुक है कौन सी बुक है? हाँ हाँ, विलियम चैपल के साथ उनका हुआ था, और नहीं, विद हिज ट्यूटर है ना वहाँ पे। अच्छा, विद हिज नहीं तो, ही वाज एक्सपेल फ्रॉम यूनिवर्सिटी है, या ही वाज एक्सपेल कहाँ से, फ्रॉम हिज? नहीं, दैट इज अनदर पॉइंट कि एक देखिए, जब वहां पे एक चीज ये आ रहा है कि ही हिज ट्यूटर, तो ट्यूटर का मतलब ये हो गया कि एक्चुअली वो उनके घर पे उनको वो करते थे। वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में बेन जॉनसन पे लेकर के बहस हुई थी, उसकी वजह से उनको। एक बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही, बहुत ज्यादा आवाज आ रही। वी वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, आप पॉइंट उसको नोट कर लीजिएगा, वो अपनी जगह है, लेकिन बट ये यूनिवर्सिटी में खासकर बेन जॉनसन को लेकर के ये बात हुई थी, उसमें हुआ था। खैर, उसके बाद आप आइएगा नेक्स्ट पॉइंट। सेंट पॉल जो स्कूल जो उनका था, सेंट पॉल स्कूल में उनकी अपनी दोस्ती हुई थी, किससे हुई थी? सेंट पॉल स्कूल में उनकी दोस्ती हुई थी, दैट वाज द दायोदत्ती। ही हैड ही हैड अ फ्रेंडशिप, विद दायोदत्ती, DIOADTI, दायोदत्ती, एट सेंट पॉल। तो ही हैड अ फ्रेंडशिप विद दायोदत्ती, दिस इज द नेम, DIOADATI, एट सेंट पॉल, सेंट पॉल स्कूल में, एट सेंट पॉल स्कूल लिख लीजिएगा, सेंट पॉल स्कूल, सेंट पॉल्स स्कूल, सेंट पॉल्स स्कूल। ये चीज जो है वहां पे उनकी दोस्ती होती है, किससे होती है? दायोदत्ती नाम के आदमी से, जिसको उन्होंने अपनी एक पोयम है उसमें उन्होंने उनको एड्रेस किया है। एड्रेस्ड एड्रेस्ड दिस मैन एड्रेस्ड दिस मैन इन एड्रेस दिस मैन इन एपिथैपियम डेमोनिस, लैटिन पोयम है, एपिथैपियम, एपिथापियम, PHIUM, एपिथापियम डेमोनिस, DAMONIS। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा। ही हैड अ फ्रेंडशिप, उनकी अपनी दोस्ती हुई थी किसके साथ? विद दायोदत्ती, दायोदत्ती के साथ, एट सेंट पॉल स्कूल, सेंट पॉल स्कूल में, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इस आदमी को एड्रेस किया हुआ है अपनी एक पोयम में। उस पोयम का क्या नाम है? एपिथाफियम डामोनिस, DAMONIS, डामोनिस। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो, क्या ये चीजें रही है। इसके अलावा ही वॉज अ लैटिन सेक्रेटरी ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, ही वॉज अ लैटिन सेक्रेटरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लैटिन सेक्रेटरी किसके थे? ही वॉज अ लैटिन सेक्रेटरी ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल जो थे, उनके वो लैटिन सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट पॉइंट करके, वाइव्स ऑफ मिल्टन एक हेडिंग डालिएगा, WIVES, वाइव्स ऑफ मिल्टन।
वाइफ्स ऑफ मिल्टन में सबसे पहली है मेरी पॉवेल, MARY, मेरी पॉवेल, POWELL, मेरी पॉवेल। मेरी पॉवेल फर्स्ट वाइफ मैरिड मिल्टन इन 1643। जॉन मिल्टन की पहली वाइफ, और जो आप देखेंगे कि मिल्टन से इनकी जो मैरिज होती है वो कब होती है, 1643 में होती है। दूसरा चीज जो है, इन 1652 मिल्टन बिकेम ब्लाइंड, मिल्टन बिकेम blind and his wife died, and his wife died, DIED, died in 1653। जो उनकी पहली वाइफ थी वो उनके अंधे होने के एक साल बाद मर जाती। तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि उनके अंधे होने के एक साल बाद हिज फर्स्ट वाइफ मेरी पॉवेल एक्सपायर्ड। जो उनकी सेकेंड वाइफ रही हैं, सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन, कैथरीन वुडकॉक, KATHARINE, कैथरीन वुड कॉक, COCK, कैथरीन वुडकॉक, सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन। कैथरीन वुडकॉक, SECOND, सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन। मिल्टन मैरिड, सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन मैरिड इन 1656, 1656, died in 1658 and died in 1658। 1656 ईस्वी में शादी होती है, 1658 ईस्वी में इनकी मौत हो जाती है। और आप देखेंगे कि मिल्टन ने इनकी मौत पर एक सोनेट लिखा हुआ था जो पूछा गया है। यहाँ पे इस चीज को आप लिख लीजिएगा नोट करके। मिल्टन wrote a sonnet on his death, on his death। और क्या था, सॉरी, ऑन हर डेथ। मिल्टन wrote a sonnet on her, HER, on her death। उस सोनेट का नाम है ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। सोनेट का नाम ध्यान में रखिएगा, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ, DECEASED, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि मिल्टन ने उनकी मौत पर एक सोनेट लिखा था जिसका क्या नाम है, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। नेक्स्ट पॉइंट जो उनकी तीसरी वाइफ थी, एलिजाबेथ मिंशुल, एलिजाबेथ मिंशुल, SHULL, एलिजाबेथ मिंशुल। थर्ड वाइफ, you will come to know third wife of Milton, third wife of Milton married in 1663, married in 1663।
उसके अलावा एक और पॉइंट ये करके जोड़ना है, 30 years यंगर देन मिल्टन, 30 years यंगर यंगर देन मिल्टन, MILTON, मिल्टन से 30 साल छोटी थी। तो दीज थिंग्स यू विल गेट, या दीज थिंग्स यू विल फाइंड, ये सारी चीजें रही हैं जो उनकी वाइफ से रिलेटेड रहा है। नेक्स्ट पॉइंट करके, नेक्स्ट पॉइंट, मिल्टन, MILTON, डाइड मिल्टन डाइड इन 1674 at the age of, Milton died in 1674 at the age of, मिल्टन डाइड इन 1674, 1674 ईस्वी में, एट द एज ऑफ 66, एट द एज ऑफ 66, ड्यू टू गाउट, ड्यू टू गाउट, GOUT, उनको गाउट हो गया था, गठिया रोग जो है उसमें, उनकी वजह से उनको, उनकी जो है मौत होती है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें मिल्टन की लाइफ में हैपन हुआ। तो हम लोगों ने अभी मुझे और भी कवर करना है, बताना है, लेकिन हमें ध्यान में रखना कि इस क्लास में हम लोगों ने जितनी बातें कवर की हैं उनमें से क्या रहा है कि मिल्टन का जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, खासकर उनके फादर मदर, उनकी लाइफ में जो उनके फ्रेंड्स आए, या उनको क्या टाइटल दिया गया, किस एज से बिलोंग करते हैं, और उनका अपना वाइफ का पूरा चीजें, उनकी मौत कैसे हुई, ऑल दिस थिंग्स वी हैव गॉट। तो इन सब सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया है। और अब हम लोग जो बात करें, गाउट इज अ डिसीज, आर्थराइटिस। नहीं, इट डजंट नीड दैट यू हैव टू राइट इट इन कैपिटल लेटर, बस मैंने थोड़ा सा उसको समझने के लिए स्पेस के पर्पस इसको कर दिया है। इट डजंट नीड कि दैट यू हैव टू राइट इट इन कैपिटल लेटर, दैट इज द नेम ऑफ द डिजीज। वैसा नहीं कि आप उसको जो है गाउट को आप कैपिटल में करिए, स्मॉल में आप करिएगा। हाँ जी, वो UT। नाउ अब आपको जो हेडिंग डालना है, लिटरेरी करियर ऑफ मिल्टन, LITERARY, लिटरेरी करियर ऑफ मिल्टन। जस्ट आई वांट टू नो कि पूजा जी, आर यू हियर? खैर, लिटरेरी करियर ऑफ मिल्टन, अबाउट द लिटरेरी करियर ऑफ मिल्टन यू विल कम टू नो कि जो उनका लिटरेरी करियर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। लिटरेरी करियर ऑफ मिल्टन में आपको पहला पॉइंट लिखना है, इट इज डिवाइडेड, DIVIDED, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। उनका लिटरेरी करियर 4 हिस्सों में बांटा जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 हिस्सों में बांटा जाता है। जो पहला हिस्सा है, पहला, द फर्स्ट पीरियड, द फर्स्ट पीरियड, ये जो फर्स्ट पीरियड है, इट कवर्स द टाइम फ्रॉम 1623 टू 1628। द फर्स्ट पीरियड 1683 से 1622। ये आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पीरियड है, ये जब वो टीनेजर थे, टीनेजर इन द सेंस कि जब उन्होंने लिखना शुरू किया था टीनेजर में अपना
1608 में तो उनका जन्म हुआ, और अगर 1608 के बाद हम 1623 जोड़े तो 15 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो जब वो किशोरावस्था में थे, 15 साल 16 साल के, तब जो है उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया। तो उसमें जो जो काम उन्होंने किया है उसको क्या कहा गया है, उसको जो है फर्स्ट पीरियड में रखा गया। और इस पीरियड से एक आध दो क्वेश्चन कभी कभार आए हुए, मैं चाहता हूं आप उसको लिख लीजिए। इस पीरियड में उनका जो पहला वर्क था, उस पहले वर्क का नाम है ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फांट। ऑन द डेथ ऑफ, एक इंपॉर्टेंट है पहला वर्क, ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, फेयर इन्फेंट, INFANT, 1628। ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, यू विल गेट कि ये जो है कब ये आया हुआ है उस पे। और ये क्या है, एलजी रहा है। ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, इट इज एन एलजी composed on the death of his sister's son John Philip, sister's son, son John Phillips, PHILIPS, John Phillips. On the death of fair infants, it is an LG and composed on the death of his sister son John Phillips. उनकी जो बहन थी, उनकी बहन का बेटा जो है जिसका नाम जॉन फिलिप था, उसका इंतकाल हो गया था या वो एक्सपायर कर गया था। तो उसकी मौत पर उन्होंने 1628 ईस्वी में एक एलजी लिखा। उस एलजी का नाम था ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इट हैज बीन आस्क्ड, ये जानना जरूरी है। अच्छा, उसके अलावा जो है इसी समय में उन्होंने कुछ और भी एलजी लिखा था। एक एलजी और उन्होंने लिखा था, द एलजी फर्स्ट एंड सेकेंड, द एलजी, इसी समय द एलजी फर्स्ट एंड सेकेंड, ये एलजी, ये भी पोयम ही रही, द एलजी फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो पोयम रही द एलजी फर्स्ट एंड सेकेंड, यू विल कम टू नो, इसमें उन्होंने अपने समय के जो जो है लैटिन में एलजी रही है, और पुअर कंडीशन ऑफ रिलीजन को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। पुअर कंडीशन, CONDITION, पुअर कंडीशन ऑफ रिलीजन, RELIGION, इट इज इन लैटिन, इट इज इन लैटिन। द एलजी फर्स्ट एंड सेकेंड, द एलजी फर्स्ट और सेकेंड जो है किसके बारे में है, पुअर कंडीशन ऑफ रिलीजन, और एक किसमें है, लैटिन में है। इसी समय एक दूसरी पोयम आई थी, द एलिजी थर्ड, द एलिजी थर्ड। जो एलिजी थर्ड रही है, ये उन्होंने 1623 ईस्वी में लिखा है। और 1623 ईस्वी में जो लिखा है, यह उनके एक स्कूल फ्रेंड पर, ही कंपोज्ड इट इन 1623, written in Latin, written in written in Latin, on the death of a school friend, on the death
ऑफ अ स्कूल फ्रेंड। FRIEND। सो इसमें उन्होंने इतनी सारी बातें की। इसी इसी समय उनका एक और एलजी आया था जिसका नाम है द LG 6। ये उन्होंने अपनी दोस्त 1628 ईस्वी में उन्होंने इसको लिखा। और ये जो 1628 ईस्वी में यू विल कम टू नो कि ये जो है अपने फ्रेंड दायोदत्ती की मौत पर लिखा है। कंपोज्ड इट इन 1628 ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड दायोदत्ती। DIODATI दायोदत्ती। ये तो उनके फर्स्ट पीरियड के बारे में हो गया। एक उनका जो सेकेंड पीरियड था, द सेकेंड पीरियड द सेकेंड पीरियड जो सेकेंड पीरियड है वो 1629 से 1640। 1629 से 1640। और 1629 से 1640 में जो इनका यह सेकेंड पीरियड था, यह जो है एक ऐसा पीरियड था जिसमें उनके कुछ लिरिक्स है और उनका अपना एक ओड है, वो सब आता है। तो जो ये पीरियड था, दैट पीरियड इज आल्सो रिमार्केबल। और काफी हद तक उसमें उन्होंने कुछ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स आते हैं जो हम लोगों को लिखना जरूरी है। और इस पीरियड में एक तो उनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। पहला ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट, CHRIST, क्रिस्ट नेटिविटी। 1629। एक चीज कई बार पूछा जा चुका, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उन्होंने पोयम लिखा था ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी 1629 में। दूसरा एक उनका वर्क है आर्केड्स, जो इस समय आता है आर्केड्स, ARCADES 1632 में। आर्केड्स जो है प्रोज रोमांस है। आर्केड्स प्रोज रोमांस, प्रोज रोमांस। उसके अलावा इसी समय उनका एक और वर्क आता है ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर, SHAKESPEARE, ऑन शेक्सपियर 1630 में। ये लिरिक है। SHAKESPEARE 1630 में। एक उनका इसी में और वर्क आता है कॉमस, COMUS, कॉमस 1634 में। कॉमस ये मास्क है। कॉमस इज अ मास्क। उनका एक और पोयम है एल एलिग्रो, ALLE, एल एलिग्रो एंड IL पेंसिरोजो। एल एलिग्रो एंड IL पेंसिरोजो 1631 में, कहीं कहीं पे 1631 और 32 भी डेट आपको मिलेगी, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी दो पोयम आई है इस एज में। एल एलिग्रो ये पोयम रही है, लिरिक रहा है एल एलिग्रो
एंड आई एल पेंसिरोजो, इसके बारे में बाद में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आज ये आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या वर्क उन्होंने किया हुआ है। तो एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोजो इस सेकेंड में इसमें आता है। इसके अलावा एक उनका वर्क है लिसिडास, LYCIDAS, ये 1637 में है। ये एलजी है, ELEGY, एलजी। और एक और उनका पोयम है ऑन अराइविंग, ARRIVING, ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, एट द एज ऑफ 23। इतना सारा चीज आपको इस एज में लिखना है। और इस पीरियड को, जो सेकेंड पीरियड है, इसको हार्टन पीरियड के भी नाम से जाना जाता है। हार्टन नाम की जगह पे रुक करके उन्होंने पोयम को लिखा हुआ था। तो ये पॉइंट आप नोट करके लिखिएगा। दिस पीरियड इज आल्सो नोन, दिस पीरियड इज आल्सो नोन नोन एज हार्टन पीरियड, हार्टन पीरियड, PERIOD। दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज हार्टन पीरियड। इसको हम हार्टन पीरियड के भी नाम से जानते हैं। हाँ, हार्टन एक जगह का नाम है। उसके बाद जो है आपको लिखना है थर्ड पीरियड, उनके लिटरेरी करियर का थर्ड पीरियड। जो ये थर्ड पीरियड है 1640 से 1660, थर्ड पीरियड 1640 से 1660। इसमें ज्यादातर उनके जो है पैम्फलेट्स वगैरह आए हुए हैं और सॉनेट्स वगैरह आए हुए हैं। तो आप ये जरूर ध्यान में रखिएगा, हिज पैम्फलेट एंड सॉनेट्स पब्लिश्ड इन दिस पीरियड, PAMPH, पैम्फलेट्स, हिज पैम्फलेट्स एंड सॉनेट्स published, PUBLISHED, published in this period, in this period। उनके जो पैम्फलेट्स हैं, जो सॉनेट्स हैं, उस इस पीरियड में आए हुए हैं, 1640 से 1660 के बीच में। कुछ उनके हम पैम्फलेट्स के नाम लिखवाएंगे। हिज पैम्फलेट्स एंड सॉनेट्स पब्लिश्ड इन दिस पीरियड। उसमें हम आपको कुछ वो चीज बताएंगे कि क्या क्या उनका इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीजें आई हुई है। एक तो इस पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क उनका आया था एरियोपैजिटिका, AEAREO, एरियोपैजिटिका, पैजिटिका, 1644 में, जो उनका प्रोज वर्क है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके बात करता है। एक उनका और आया था ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर के उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था, ऑफ एजुकेशन। ये भी 1644 में आया हुआ है, एरियोपैजिटिका ऑफ एजुकेशन। एक और उनका आया हुआ है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये चीज पूछा जा चुका है, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, MAGISTRATES, द किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, 1649 में। एक और आया हुआ है इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट,
1649 में। इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट यू विल गेट कि 1649 में आया है। ये सब इंपॉर्टेंट वर्क उनके रहे जो आपको पता होना चाहिए किस समय में क्या क्या रहा। इसमें कुछ लैटिन वर्क है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ उनका सब चीजें रही हैं। एक और वर्क उनका रहा है इसी एज में, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टी क्रिस्टीना। डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना 1660। डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना यह इनका एक अदर वर्क रहा, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना। एक और उनका वर्क रहा है द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट 1642 में। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। चर्च गवर्नमेंट 1642 में। द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। एक उनका इसी समय और आया था, फर्स्ट डिवोर्स पैम्फलेट। डिवोर्स पर उन्होंने पैम्फलेट लिखा था, फर्स्ट डिवोर्स पैम्फलेट, PHLET, फर्स्ट डिवोर्स पैम्फलेट। एक और है द चर्च डिसिप्लिन। द चर्च डिसिप्लिन, DISCIPLINE, द चर्च डिसिप्लिन। द चर्च डिसिप्लिन। लास्ट पीरियड है द फोर्थ पीरियड, और यही फोर्थ पीरियड तक क्लास रखेंगे। द फोर्थ 1660 से 1674। द फोर्थ पीरियड 1660 से 1674। इसमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट वर्क आए हैं। पैराडाइज लास्ट, सोलह सौ सड़सठ। पैराडाइज रिगेन्ड 1671। सैमसन एगोनिस्ट, उनका ड्रामा है AGONISTES, सैमसन एगोनिस्ट 1671। इट्स अ प्ले। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स आते हैं उसमें जो है जो रहा है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में इस पर बात करेंगे कि क्रिटिक्स ने क्या कहा है उनको लेकर के, और क्रिटिक्स के अलावा जो उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो क्या हैं, डिटेल में कैसे आप उनको डील कर सकते हैं। तो नाउ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन
and just going to stop the sharing of my whiteboard. Now first I would like to close recording, पहले मैं बंद कर दूं. Yeah, just I want to know कि some people are. सो वी विल मीट इन मॉर्निंग. कल हम लोग मॉर्निंग में मिलेंगे और हम लोग जो बात करेंगे वो किसको लेके बात करेंगे, शेक्सपियर की एज यू लाइक इट को लेके बात करेंगे. आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन, कुछ ऐसी उसमें चीज नहीं कोई क्वेश्चन की लेने की बात ही हो. वो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर करके पॉइंट को लेकर के बात किए हुए हैं. आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम. तो वी वी विल मीट इन द